अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। इंकशाफात का सीज़न चल रहा है क्योंकि हर कोई आजकल एक से एक नया से नया पेंडोरास बॉक्स खोल रहा है। और जो रीसेंट बयान सामने आया है इस सिलसिले में वो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का। वो गुज़श्ता रोज़ नदीम मलिक साहब के शो में थे, जिस दौरान उन्होंने ये दावा किया और ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी जनरल फैज़ हमीद के बहुत करीब थे, बल्कि जनरल फैज़ हमीद ही, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ही मज़ाहिर नकवी को आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में लाए। फिर उन्होंने एक वाक़या भी बताया। उन्होंने कहा कि कोई मुकदमा था एक, जिसके सिलसिले में, जिसके हवाले से एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया हुआ था जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़, और उसकी समाअत कर रहे थे साकिब निसार साहब, गुलजार साहब और खोसा साहब। तो इस दौरान जनरल फैज़ ने साकिब निसार साहब को कहा कि हमारे बंदे यानी मज़ाहिर नकवी को तो इस सारे मामले से निकालें, जिस पर साकिब निसार साहब ने कहा कि हमें मसला नहीं है, आप जस्टिस खोसा साहब से रिक्यूज़ करवा लें। अब ये जो मामला है, जिस तरह से चीज़ें खुलती चली जा रही हैं और हाजिर सर्विस जजेस के ख़िलाफ़, ये बड़ी तशवीशनाक है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जब ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर बैठ के कह रहे हैं, तो इस मामले में क्या होना चाहिए, किस तरह से तहकीकात होनी चाहिए, ये अपने तज्ज़ियाकारों के हमने सामने सवाल रखा है। और जमा खातिर ये भी कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ के हवाले से बहुत से रेफरेंसेस पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे जा चुके हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी मैं राय जानना चाहूँगी सलीम साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का ये बयान, किस तरह तज्ज़िया करेंगे इसका और कैसे तहकीकात हों? ये पहला इल्ज़ाम नहीं है जो उन्होंने लगाया। देखिए, मेरे ख़्याल में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने उस वक़्त इन बातों का इजहार किया था। वैसे तो अब ये जो हामिद ख़ान साहब है, उनकी गवाही भी आ गई, बहुत सारी और गवाहियाँ भी हैं, अरशद मलिक की वीडियो भी है, लेकिन जस्टिस सिद्दीकी साहब ने ये काम किया था कि उस वक़्त उन्होंने ये रिस्क लिया। और ज़ाहिर है कि ये उस वक़्त क़यामत बर्पा होनी चाहिए थी, उस वक़्त उनके इंकशाफात के बाद, और सुप्रीम कोर्ट को उस वक़्त हरकत में आ जाना चाहिए था और उनके इन इल्ज़ामात की तहकीकात करनी चाहिए थी। और दूसरी शख्सियत जिन्होंने अपने फ़ैसलों के ज़रिए इन बातों की तरफ इशारा किया था, वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब थे। तो आपने देखा कि फ़ाइज़ ईसा साहब को एक तरीके से नमूना इबरत बनाने की कोशिश की गई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को दूसरे तरीके से नमूना इबरत बना दिया गया। तो वो मेरे ख़्याल में उस वक्त से लेके आज तक आला अदलिया के जितने भी आला मनासिब पे फाइज रहने वाले लोग हैं, वो उस सारे गेम के आप उनको ज़िम्मेदार कह सकते हैं जो उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने खेला। और इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पे एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी कि जिसको आवाम ने एक्चुअल मैंडेट नहीं दिया था, और फिर इन फ़ैसलों के ज़रिए मुल्क के एक जमात की क़ियादत को मुकम्मल तौर पर मसलन मियां नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा को आउट किया गया इलेक्शन से पहले, और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के लोगों को के रस्ते में मुश्किलात खड़ी की गई, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। तो ये मेरे ख़्याल में इसमें कोई इंकशाफ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, तो ज़िम्मेदारी वैसे तो सबकी बनती है, लेकिन जस्टिस साकिब निसार और उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस और टिल मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की हिरारकी है, ये सब लोग इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। वो इसलिए ज़िम्मेदार है कि वो उस गेम का हिस्सा बन गए, और ये इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि इन्होंने वो अदलिया को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करने और अपने जजों के इजहार और एतराफ़ात के बावजूद इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया।
अज़हर अब्बास साहब गो के बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो किरदार जो इल्ज़ाम उनके सामने आ रहे हैं, यकीनन उनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। हम बड़ी दफ़ा बात भी कर चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संगीन मामला ये है कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम, जैसे ये भी नकवी साहब के ऊपर रेफरेंसेस भी जाते हैं लेकिन समाअत नहीं होती। क्या तरीका हो? देखिए, एक तरीका तो वही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब है। हम अंडर द कारपेट, मुझे नहीं याद पड़ता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कितने फ़ैसले ऐसे किए हैं जिसमें जजेस को इस्तीफ़ा देना पड़े। उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं, जजेस के ख़िलाफ़ कितने फ़ैसले आए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो अगर मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में शौकत अजीज़ सिद्दीकी कह रहे हैं, उससे पहले भी उनके बारे में इस तरह की चीज़ें आई हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो है वो रेफरेंस है किसी न किसी शक्ल में। गो के वहाँ ये भी है कि प्रेसिडेंट अगर रेफरेंस फाइल करे तो उसकी वो होती है लीगैलिटी, लेकिन एक तो जज के अपने ऊपर ये जिम्मेदारी आती है ना कि अगर एक सर्विंग जज जो है, एक सिटिंग जज जो है, उस पर एक रिटायर्ड जज इतना सीरियस इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आई थिंक ही शुड कम आउट विद अ स्टेटमेंट, या वो खुद चीफ जस्टिस को ये लेटर लिखें कि चीफ जस्टिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करें या उनके केस को ले जाएं। मतलब मॉरली तो यही होता है। और उस वक्त तक, जब तक उनके बारे में कोई ये फैसला ना हो जाए कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, उस वक्त तक उनको ना खुद बैठना चाहिए किसी बेंच में, ना उन्हें किसी बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम तो रिमार्क्स सुन चुके हैं बंदयाल साहब के। वो कहते हैं मैंने तो इनको बिठाया अपने साथ इसलिए है ताकि पैगाम दिया जाए। ये अब हमारे यहाँ जो मेरे ख्याल में तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए, वैसे आपस की बात है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हो रही है, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 90s में भी हमने देखा था। बदकिस्मती से बहुत कम चीफ जस्टिस ऐसे गुजरे हैं हमारे यहाँ जिनके बारे में आपको इस तरह के शुकूक व शुबहात बिल्कुल नहीं हों, जिनके बारे में आपको ये हो कि उन्होंने हमेशा एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं जजेस, हमने देखा है ओवर द ईयर्स जजेस कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इसका एक हल तो सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद निकालना है, और वो उनके सामने एक फ़ोरम है, उस फोरम को स्पीड अप करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करें, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो सबूत लेकर आए। अगर वो सबूत सही हैं तो उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत हैं तो जिसने इल्ज़ाम लगाया उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो भी अकाउंटेबिलिटी के फोरम्स हैं, उससे बेहतर है कि आप एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं। ये जो इस वक्त जो जमातें हुकूमत में हैं ना, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के गालबन सेकंड या थर्ड उसके पॉइंट्स हैं, उसमें ये लिखा है ट्रूथ एंड क्यों नहीं बनाते हैं? बनाएं, उसके सामने जिसमें इतनी अखलाकी ज़रूरत है वो जाके बोले जो उससे गलतियां हुई हैं। तो हम सिर्फ हमने साउथ अफ्रीका का नाम सुन लिया, नेल्सन मंडेला का नाम सुन लिया, बस उसके रेफरेंस में बात करते हैं। जो उसने मॉडल पेश किया था और जिसके रिज़ल्ट आए साउथ अफ्रीका में, उस पैटर्न पे अगर आप जाएं, लेकिन उतनी अखलाकी ज़रूरत हमारे यहाँ नहीं है लोगों में कि वो जाके एडमिट करें अपनी गलतियाँ। अच्छा, कहें कि आपसे खुसूसी तौर पे मैं इसलिए इस तरह के सवालात करती हूँ क्योंकि आप जुडिशरी के अंदर के मामलात भी बड़े जानते हैं और ख़बर रखते हैं उसके बारे में। सर, ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं जस्टिस सिद्दीकी साहब, आपको इसमें कितना वज़न लगता है या आपको लगता है हेरसे पे? देखिए, हमेशा इल्ज़ाम जब आप लगाते हैं ना, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आज क्यों कह रहे हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब? ये उन्होंने उनके साथ काम किया है ना, उनको फिर इसका मतलब है उस वक्त भी उन्हें ये पता होगा ना ये सारी बातें। उस वक्त क्यों नहीं की उन्होंने ये बातें? अच्छा चलें, ज़ाहिर है पब्लिकली एक सिटिंग जज उस वक्त कैसे करता, लेकिन क्या उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस स्केल में ये बातें लाएं? क्या उस वक्त के चीफ जस्टिस को ये सारी बातें पता थीं? उसके बाद इस चीज़ को कभी किसी फुल कोर्ट मीटिंग में इस चीज़ को लेके जाया गया? ये सारे फैक्ट्स हमें जानना, सिर्फ ये कह देना एक बड़ी खबर तो बन गई कि जी जनरल फैज़ ये करते थे, तो हमारे यहाँ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर ही वजीर भी बनते हैं। साकिब निसार और साकिब निसार साहब का हवाला देते ही, और फिर अगले चीफ जस्टिस है खोसा साहब, उनको भी कहते हैं इस सारी कॉन्वर्सेशन में उनका भी हवाला तो इसीलिए तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने उस वक्त ये चीज़ें पॉइंट आउट की थी, कोई रिकॉर्ड का हिस्सा हैं ये बातें? अगर की थी तो फिर जाहिर है इसके बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। साहब, आपकी क्या राय है इस मामले के ऊपर? देखिए, पहली तो बात यह है कि जहाँ तक तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं,
तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। मेरा ख्याल है कि कोई मतलब लाहौर के अंदर बसता है और जिससे लाहौर हाई कोर्ट से वास्ता पड़ा है, मज़ार नकवी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया जा रहा था तो उसने स्टन कर दिया था ना सिर्फ लीगल फर्टर्निटी को बल्कि सारी जो है जो आम शहरी उनको भी। इनके बारे में भारम मुबैना तौर पर जो आम पब्लिक के अंदर वो कहता है कि ज़बान खल्क, तो वो ज़बान खल्क ये थी कि ये इनके बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं थी। फिर बाद में उनकी साबित भी हुआ कि जो परवेज इलाही साहब के साथ इनकी जो ऑडियो सामने लीक्स आई किसी और जज की क्यों नहीं आई। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 209 जो सब सेक्शन 5 है जिसके जो एम्पावर करता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि किसी जज के खिलाफ प्रोसीड करे, तो वो कहता क्या है, वो कहते हैं किसी भी सोर्स से किसी जज के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये इख्तियार है, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजता है किसी जज के खिलाफ, या यानी कि मैं भी किसी जज के खिलाफ जा सकता हूं। चुनाचे बात यह कि जब पहले ये तो बात है आर्टिकल 209 सब सेक्शन 5 की, जिसके अंदर ये एम्पावर करता है कि जिसमें कोई भी पाकिस्तान का शहरी किसी भी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेंट बढ़ सकता है कि अगर वो प्रॉपरली जज फंक्शन नहीं कर सक रहा या उसके साथ इस तरह के कुछ चार्जेज है, मेंटल उसकी सिकनेस के ऊपर, इलनेस के ऊपर बात होती है। अब आगे आ जाए जी, मज़ार नकवी साहब के साथ ये केस आया था जस्टिस फरख इरफान साहब का, कि पैनामा के अंदर वो शुरू से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब तो वकीलों में कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेस करते हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर ना बने, ये को अपने बार काउंसिल को कानून बना रही है, लेकिन वो सिक्कापान किस्म के थे और बड़े बहुत सारे फ्रेंचाइज के मालिक थे पाकिस्तान के अंदर। उनका आया जी कि पनामा के अंदर उनकी कंपनी है और उन्होंने उसके ऊपर जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस आया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब भी किसी का केस आता है तो रिजाइन कर दिया जाता है। अब शौकत सिद्दीकी साहब के बारे में जब इन्होंने एक बात और मैं आपको बता दूं कि असल क्या वजह बनी थी उनकी, ये जो उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से डिसमिस किया गया है या और जिस रीजन पे किया गया, इस रीजन पे तो उनके खिलाफ केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे नहीं किया था। उनका केस क्या गया था, जब ये बातें हुई और सारी लीक होना शुरू हो गई कि शौकत सिद्दीकी साहब जो है वो काबू में नहीं आ रहे, उन्होंने 3-4 महीने बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना है, तो उनके खिलाफ केस ये बना कि जब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने तो उन्होंने जो फर्नीचर लिया वो उन्होंने उनको अगर 5 लाख रुपए की इजाजत दी तो 7 लाख रुपए का ले लिया। अब एक फ्रिवलेस केस के ऊपर उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर उनका रेफरेंस चल रहा था, अचानक उन्होंने जाके ओपनली बता दिया, उस केस की को भांडा फोड़ दिया और साथ ये भी बता दिया कि मज़हर साहब उन्होंने उस वक्त भी इशारतन करातन कहा था कि क्योंकि मज़ार नकवी साहब का केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उस वक्त पड़ा था। ये बात मैं कर चुका हूँ कि आप जब भी अभी ये परवेज इलाही साहब की नहीं आई थी वीडियो, शौकत सिद्दीकी साहब की आई थी, मैंने कहा उस पर कोई फैसला क्यों नहीं होता मज़ार नकवी साहब के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर केस पड़ा है और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर केस उनके ऊपर करप्शन का पड़ा था और किसको नहीं पता था कि ये बातें जो हर एक के पास नहीं कि क्यों वो जो है आउट ऑफ टर्न आए हैं, उनको स्पेशल लाया गया है, वो जो एक खास सुप्रीम कोर्ट की हिदायत तरकीब बनानी थी। एक बात मैं और भी बताऊंगा, आखिर में फिक्रा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको वाइंड अप कर दूं। तो शौकत सिद्दीकी साहब ने जब बर्मला का रावलपिंडी बार के प्लेटफॉर्म पे जाके कि किस तरीके से मेरे पास जस्टिस जो भी जनरल फैज हमीद आया और ये सारी बातें की जो अब कई दफा वो मेरे ख्याल में 20 दफा दोहरा चुके हैं उस बात को कि मेरे पास आए, तो उसके ऊपर निसार साहब ने उसको भूल गए। उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने डिफेम के जुडिशरी को एक दिन बैठ दी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सर जोड़ के एक कंसिडर कर दिया जहां पे इनको फारिग किया। उनका केस भी मज़ार नकवी साहब का भी उन्होंने, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने रिक्लूज किया या नहीं किया साहब, क्योंकि सारे बाद में कोई किसी में पार्टनर बन जाते थे, किसी में रिक्लूज कर लेते थे, तो ये उनको उस वक्त फारिग कर दिया गया। तब भी प्रोटेस्ट हुआ था बहुत सारे हल्कों में, लेकिन आपको पता है कि कितनी हम लोगों की लिमिटेशंस थी। ये बातें जो आज हम डिस्कशन में ला रहे हैं इसकी मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी है कि ना इनके अंदर ये अफराद तफरीत होती है और ना ही हम डिस्कशन में इस चीज को लेके आते। लेकिन एक और मैं बात जो करना चाहता था वो ये था
कि ये सुप्रीम कोर्ट जो थी, ये जो स्कीम असल क्या थी, स्कीम ये थी कि इमरान खान साहब को घर भेजा था, इस वक्त इनको हुकूमत देनी थी और हुकूमत को यह कहा गया था कि आप फौरन ही रिजाइन कर दें, आपको बाद उसे इलेक्शन आपने जीत जाना है। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि तय ये हुआ कि जी दो काम हमें करने दें, एक है कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करने दें और एक है हमें नैब रिफॉर्म्स करने दें। उन्होंने कहा ये फिर अब 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। अब ये लंबी बात है, उसको छोड़ेंगे जी, जरदारी साहब भी इसको भाप गए और बाकी भी भाप गए कि गेम करने लगे। लेकिन अल्लाह ताला जो है गरीब के रहमत करे पाकिस्तान मुस्लिम नून की कि वो सारे मिलके लंदन पहुंच गए, सारे वज़रा नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़ के बैठे और उन्होंने बहुत ही अफलातूनी फार्मूला निकाला कि हम डिजाइन स्टेप डाउन कर रहे हैं। बाजवा साहब का ये गेम प्लान था कि जैसे ही मैं इस गवर्नमेंट को घर भेजूंगा, मैं निगरान हुकूमत बनाऊंगा और निगरान हुकूमत के अंदर 2 उनको मेंबर्स मिल जाने थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दूसरा निगरान वजीर कानून। वहां पे उन्होंने 5 जजेस करने थे। कुछ जनवरी 2022 से 5 जजेस की वैकेंसीज खाली हो गई थी। अब आप चश्मे तस्वर में कितना ये ड्रेडफुल एक सिचुएशन है कि ये जजेस भी होते हैं जो 8 उमर अब्दाल साहब के साथ आउट ऑफ टर्न है और 5 जजेस वो भी होते और 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट होती। तो कौन सी जो बहस है जो नहीं यहाँ की जा सकती। आप तो बड़े तनकीद करते आए ना कि हुकूमत करने के बाद इनको पहले ही कर देना चाहिए था, तहलील कर देनी चाहिए थी, जैसा अब आप कह रहे हैं कि पहले का गेम प्लान था। मैंने अब एक प्रोग्राम में कहा था कि नानी ने खत्म किया, बुरा किया और करके छोड़ के बुरा किया। जब आप पकड़ लिया तो जरदारी साहब का दिमाग ज्यादा काम कर रहा था कि किसी तरीके से बजट के आगे ले जाओ हुकूमत को। फिर आपको ये पता है कि इसी शहबाज शरीफ हुकूमत को अब तो सारी बातें निकलेगा। अक्टूबर में जनाब बाजवा साहब ने कहा कि मैं मार्शल लगा रहा हूं, आप घर जाएं। अच्छा, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए तो फिर तो ये ना हो गया कि उन्होंने तो उनका गेम प्लान पकड़ लिया और उसको डिफ्यूज कर दिया। ये तो बिल्कुल उससे उल्टा हो गया ना, तो बल्कि हुकूमत लेके लंबा करके तो हो गया। तो इसलिए तो आज जमहूरियत की फतह गैर जमहूरी कुव्वतों को फंसे हुए हैं। अच्छा, बाकी फंसे हुए हैं। बना दें एक बड़ा कमीशन 2018 से लेके 2023 तक क्या हुआ बनेगा और ये सारे बनेगा नहीं, ये छोड़ दें, कभी भी नहीं बनेगा। वो सर जी कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, ये बात अब ये नियाज़ी साहब, ये मेरी और आपकी शर्त हो गई कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिसंबर जनवरी के अंदर सारे आप लोग फरमा रहे थे कि ये हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। मैंने कहा आएगी भी सही और कामयाब भी होगी, लेकिन आनी नहीं चाहिए। आप जैसे इनसाइडर तो हम नहीं हैं। नहीं इनसाइडर, मैं तो इनसाइडर की बात ही, कौन सी बात इनसाइडर वाली है। ये तो दिमाग के अंदर है कि मैं तो किसी को ना जानता हूँ, ना मिलता हूँ, ना मैंने कोई जो है किसी से लोग आपसे आके मिलते हैं। चले सर, देखते हैं वो तो जब आएंगे कुर्सी के ऊपर तो फिर उनका दौर कैसा होता है उसको भी क्रिटिकली हम इवैल्यूएट करेंगे। सलीम साफी साहब, काफी देर से आप खामोश बैठे हैं। न्यायी साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं सर, इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए सीजन में, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, न्याजी साहब की गुफ्तगू के ऊपर बात करना तो हम गुनाह समझते हैं। तो आपकी मुस्कुराहट को हम हाँ समझें, क्या आपके पास भी कुछ ऐसी इनसाइड है या आपको भी लगता है यही गेम प्लान था जो एक तरह से कह लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में इमरान खान की मुखालफत में फैसला आया? देखिए, एक गेम प्लान जो बिल्कुल वाज़ेह था और जो कोई यानी बहुत ओपनली और बहुत नंगे तरीके से वो काम होता रहा, वो ये था कि एक तो ये है कि इमरान प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था 2010 से और उससे पहले भी सब चीज़ें विजिबल थी। 2014 के धरनों में उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट और उनके हक़ में मीडिया को, जुडिशरी को और बाकी मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल करने का अमल, ये 2014 में बिल्कुल विजिबल था। फिर जो लॉकडाउन करवाया गया उसमें भी ये बिल्कुल विजिबल था। फिर ये जो उसका ड्रामा निकाला गया डॉन लीक्स का, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल विजिबल था और ये बात भी बिल्कुल वो किसी से छुपा भी नहीं रहे थे। उस वक़्त डंके की चोट पे खलवतों में वो कहते थे कि जी हमने नवाज़ शरीफ को आउट करना है, उनको नमूना इबरत बनाना है, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मज़ीद काबिल कबूल नहीं है।
और ये कि 2017-18 में नवाज शरीफ और उनको आउट करने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि इमरान ख़ान को इन रखने के लिए और इमरान ख़ान को मुल्क का वज़ीर आज़म बनवाने के लिए जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, इन सब को इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि जहां एक तरफ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले दिलवाए गए, वहां दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ पार्टी बर्निंग केस को चलने नहीं दिया गया। उनके ख़िलाफ़ जो बाकी मुकदमात थे, PTV हमला केस था, बाकी चीज़ें थी, उन पे फ़ैसला नहीं आने दिया गया। तो इसमें कोई चीज़ राज नहीं रही थी। और अब तो बिल्कुल ऐसी ऐसी जगहों से गवाही आ रही हैं कि ख़ुद इमरान ख़ान की सफ़ों से, मसलन हामिद ख़ान साहब की जो गवाही है वो तो इमरान ख़ान साहब के वकील भी रहे हैं और अहम तरीन रहनुमा भी उनके मुझे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पे न्यायी साहब बात कर रहे थे, इसलिए भी बड़ी अहम है इस मंजरनामे में, क्योंकि जब भी बात होती है सुप्रीम कोर्ट की तो इस जजमेंट का बड़ा हवाला दिया जाता है और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जाता है कि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मौजूदा मंजरनामे में बड़ी अच्छी जजमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हुई थी। उसके बाद हमने देखा PTI ने भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। बट अगर जैसे कि न्यायी साहब कह रहे हैं वो इस सब डील का नतीजा थी, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फिर सवालिया निशान बनता है कि क्या एग्जैक्टली पसे पर्दा चल रहा था। बहरहाल ऐसा क्यों है कि इस सब के बावजूद जो हमने डिस्कशन की, IMF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अहम स्टेक होल्डर और एक बड़ी सियासी जमात समझता है मुल्क में। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। बड़ी अहम खबर है मईशत से मुतल्लिक। IMF मुल्क की बड़ी सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता किया जा रहा है और बताया जा रहा है IMF के नुमाइंदों की तरफ से कि इन मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले जो नया मुआहिदा होना है, नया प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान ने जाना है, उसके लिए हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना, इस सारे जो मुलाकातें हैं, राब्ते हैं, उसका पर्पज़ है। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से मुलाकात हो गई है और PTI से आज शाम कभी भी मुलाकात मुतवक्के है। खैर ये भी आपको बताते चले कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान के साथ ये जो नया मुआहिदा है इसके लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है और उससे पहले ये मुलाकात हो रही है जो बड़ी अहम। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क की मईशत पर इकट्ठी हो सकती हैं, खासकर जब IMF ये इनिशिएटिव ले रहा है। सलीम साफ़ी साहब, क्या आपको भी बड़ा ये गैर मामूली लगा कि IMF मुल्क की सियासी जमातों से बराह रास्त राब्ते कर रहा है? नहीं, मुझे कोई गैर मामूली नहीं लगा। IMF हो या मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार हो, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से या मुख्तलिफ शख्सियात से या बाज़ औक़ात हम जैसे तालिब इल्मों के साथ भी जिनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ न इख्तियार होता है, न पार्टी होती है, न कुछ और होता है, तो वो उनसे भी राब्ते करते हैं अपने आप को एजुकेट करने के सिलसिले में। और मेरे ख़्याल में ये मुलाकात भी उस सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि जो इस तरह के इदारों की गारंटीज़ उनको चाहिए होती है वो हुकूमत वक्त देती है। मसलन जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी और उनके साथ IMF ने डील किया तो उनके लिए जितने मुज़ाकरात हुए तो वो इमरान ख़ान साहब और उनके माशी टीम के साथ हुए थे। और उसमें क्योंकि जो भी हुकूमत किसी मुआहिदे पे दस्तखत कर लेती है तो वो पूरी रियासत को फिर उसकी पाबंदी करनी पड़ती है। और आपने देख लिया कि इमरान ख़ान साहब के दौर में किए गए मुआहिदे पे जब उन्होंने अमल नहीं किया तो उल्टा उसकी सज़ा फिर आने वाली हुकूमत को और रियासत को मिलती रही। तो ये मेरे ख़्याल में वैसे उन्होंने अपने एक एजुकेशन के लिए और इस चीज़ के लिए कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का उस हवाले से क्या राय है जो IMF के साथ डील होने जा रही है या मईशत के हवाले से क्या सोच है, तो वो भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई ख़ास अहमियत है या कोई इमरान ख़ान साहब से उनको गारंटी चाहिए। IMF वाले भी बहुत क्लोजली पाकिस्तान को मॉनिटर करते हैं और वो देखते हैं और उनको पता है कि इमरान ख़ान साहब के साथ क्या होने जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि IMF को सबसे ज़्यादा अगर रीसेंट पास्ट में किसी हुकूमत की मौजूदगी या वजूद सूट करता था तो वो PTI की हुकूमत थी, क्योंकि न सिर्फ ये कि उसमें IMF से आए हुए बहुत सारे लोगों को
एकमोडेट किया गया था, बल्कि IMF के साथ माहदे में उसकी हर तरह की शराइत को भी तस्लीम किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने। मज़हर अब्बास साहब, आप इस मुलाकात का किस तरह से तज्जिया कर रहे हैं? सलीम साफ़ी साहब जो कह रहे हैं, आप उनकी राय से इत्तफाक करते हैं, या आपको लगता है कि IMF और अमेरिका अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी सियासी एंटिटी के तौर पर देख रहा है यहाँ पर? देखिए, ओवरऑल चीज़ हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है कि हमारे यहाँ एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की बिना पे ये चीज़ें होती हैं, वरना नॉर्मली आप हुकूमत टू हुकूमत डील करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं। एक IMF को क्यों अलाउ किया जाए कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से गुफ्तगू करे, लेकिन चूँकि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑनर नहीं करते, यानी अगर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने IMF से कोई मुआहदा किया है तो ये अगली गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी होता है कि वो उस मुआहदे को ऑनर करे। तो अब ये जो हो रहा है कि एक तो बहुत ऑलरेडी इतनी ताख़ीर हो गई, अब जाहिर है अदरवाइज़ तो डिप्लोमेट्स का पॉलिटिशियन से मिलना, पॉलिटिकल पार्टी से मिलना, जर्नलिस्ट से मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन इस मरतबा क्या गैर मामूली हो रहा है? देखिए, यूरोपियन यूनियन अपना जो है वो वफ़द नहीं भेज रही पाकिस्तान इलेक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए कम से कम 3 महीने पहले हमें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत होती है उसमें। तो क्या इलेक्शन कमीशन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को नहीं इनवाइट करने जा रहा है इस इलेक्शन में? अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब कहीं से इस तरह की बातें आती हैं, तो जो जाहिर है IMF ने एक गवर्नमेंट से डील की है, वो 9 महीने का मुआहदा हो, तो वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन का क्या सिनेरियो हो सकता है, कौन सी पार्टी आ सकती है, पावर में आ सकती है। तो वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि उनका आज जो कमिटमेंट कर रही है गवर्नमेंट, इसके बारे में जो ऑपोजिशन है, इस वक्त की ऑपोजिशन, उसका क्या मौक़िफ़ होगा अगर वो गवर्नमेंट में आ गए, वो पावर में आ गए। तो मेरा ख्याल है हम इससे बेहतर था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, और इसमें बात भी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोलराइजेशन इतनी है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हमारी कौमी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिस पे अक्रॉस द बोर्ड एक मुआहदा हो, चाहे वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हों, सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हों, उसमें इर्रेस्पेक्टिव कोई भी गवर्नमेंट आए कोई जाए, उसके बुनियादी नुकात एक जैसे होने चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो भी म्यूचुअली करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी थी जब IMF ने ऑब्वियसली इन्फॉर्म किया होगा कि हम मुल्की सियासी जमातों से रब्ता करना चाह रहे हैं, तो हुकूमत इनिशिएटिव लेती और बिठा लेती सबको साथ, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी थी या नहीं? अपॉर्चुनिटी थी। गवर्नमेंट ने तो एक वक्त में तो ये बात की भी थी कि आए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इकोनॉमी की बात की थी, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ तो अल्फाज की जंग होती है, लफ्ज़ी जंग हमारी इतनी ख़तरनाक होती है कि उसके बाद बातचीत के दरवाजे हम खुद ही बंद कर देते हैं। लेकिन अब भी मौका है कि गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, और कुछ नहीं, कम से कम चलें IMF के मुआहदे पर आपस में बात कर लें कि ये जो मुआहदा हुआ है इसमें IMF के सामने एक जॉइंट पोजीशन जानी चाहिए। इससे पहले भी कर लेना चाहिए था। साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि IMF मुल्क की सियासी जमातों को इकट्ठा करी है, जो कि आइडियली सियासी जमातों को खुद ज़रा होश करना चाहिए था, हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, अपोजिशन को भी बड़ा दिल करना चाहिए था? पहली बात तो यह है कि IMF तो एक खास मद है और महदूद लेवल है, बहुत क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो बुरहान है उसके अंदर IMF के अगर मैं किसी खाने में डालूं तो उस बुरहान के अंदर उस तरीके से नुमाया भी शायद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान एक शदीद सियासी बुरहान का शिकार है, जो कि सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा है, जिसके लिए बीज जो बोए गए हैं वो 2010 क्या, 11 क्या, 12 क्या, 13 क्या और 2014 के अंदर जब सियासत रियासत बचाओ। अब दूसरी बात यह है कि मीर तो बेचारा सादा था कि शायर था, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। ये 16 महीने पहले ये IMF तक खबर नहीं पहुंची कि इमरान खान साहब जो है वो ये क्या फरमा रहे थे। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एक दिन उनके वजीर खजाना शौकत साहब कह रहे हैं कि हमने IMF से सारी बातें मान ली हैं और हमने हर चीज की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली की, गैस की, तेल की।
और 16 महीने पहले इमरान खान साहब उससे इस बात करने के 4 या 5 या 7 दिन बाद आते हैं टीवी पे और कह रहे हैं मैं 10 रुपए पेट्रोल की कीमत का डाउन कर रहा हूं। यानी खुद वो कहते हैं, अब कई दफा कह चुके हैं, उसी दलील को कई दफा आजमा रहे हैं कि जी हमारे वक्त में तो पेट्रोल की कीमत $130 $120 ब्रांड की पहुंच गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। इनको क्यों क्या पड़ी है कि इन्होंने पेट्रोल महंगा क्यों, मुझे इससे महंगा करना पड़ा था। तो जब बढ़ रही थी तो आपने 10 रुपए किसने बढ़ाए थे। चुनाचे सब मतलब कितनी दफा कहा गया कि ये वो लैंड माइन सी बारूदी सुरंगें थी इमरान खान साहब चाहते थे कि मुझे हटाया जाए तो फिर पाकिस्तान के आगे चलने के सारे रास्ते मसदूद होने चाहिए। जहां तक मुआशी मुआहदा है, सियासी मुआहदा है, इमरानी मुआहदा है, ये तो होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो जिस दलदल में फंसा हुआ तो निकल ही नहीं सकता कि जब सारी जमातें ना करते। लेकिन ये मेक नो मिस्टेक, IMF को इस बारे में 100% पता है कि ये शौकत तरीन ही थे जो KP के वजीर को और पंजाब के वजीर जो खजाना को, दोनों उजरा खजाना को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि IMF को माहिदा हमने नाकाम बनाना है। IMF तक खबर नहीं पहुंची। तो अगर IMF को पता है तो फिर वो क्यों आज PTI से मिल रहे हैं सर? बनाया हुआ था IMF के बारे में इमरान खान साहब ने बार बार तकरीरों में कह रहे थे कि IMF नहीं होगा और तुम डिफॉल्ट करोगे, जिनका तकिया ही यही था कि पाकिस्तान IMF के डिफॉल्ट करेगा। अहम बात यह है कि इमरान खान साहब IMF से क्या कहेंगे। आगे मेरी बात मैं कर लूं जी कि इमरान खान साहब ने जितने आप तकरीरें जो सुने उनके कंटेंट्स क्या, मैं उसको उस एंगल से कह रहा हूं। जी सर, IMF जब जा रहा है, मेरा अपना ख्याल है कि IMF क्यों जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि एक उनकी जनरल, एक जैसे सलीम साफी साहब ने कहा है और बड़ी एक वैल्यूएबल बात की है, पर्टिकुलर बात की है, बल्कि दलीलें सारी तकरीबन ये जो मैंने दुहराई है उन्हीं की दलीलों को दूसरे एंगल से दुहराया है जो वो पहले दे चुके हैं, कि वो एक जनरल बात होती है जिसमें हर दफा मिलते हैं कईयों को पहले मिलते हैं, वो बंदा खबर नहीं बनाता। इमरान खान साहब की हुकूमत में हो सकता है कि मुस्लिम लीग को भी मिले हो, लेकिन उन्होंने नहीं ये मुनासिब समझोगा कि इसको हेडलाइन बनाया जाए, हमाद अजहर साहब आ जाए, सुदमर साहब आ जाए, शाहद कुरैशी साहब आ जाए, वो जी बड़ा मिला जा रहा है क्योंकि आज का बंदा कोई नहीं है। बकौल सुहेल बड़ाई साहब के ईद के दिन जो 27 बंदे मिलने गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हो सकता है कि IMF तो गिरफ्तार ना करें, वो मिल के आए, हो सकता है कर लें, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है उनकी अगर कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं। सर एक मिनट, वैसे PTI का रद्द-ए-अमल सर, वैसे PTI हो चुका हमारा, और बाकी ये जो है ना ठीक है, आई गेट योर पॉइंट सर। बस ये बता दीजिएगा सर, क्योंकि आपने वो ऑडियोज का, मुबैना ऑडियोज का हवाला दिया, वैसे आप क्या समझ रहे हैं कि वैसे आप क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर। वैसे क्योंकि आपने मुबैना ऑडियोज का हवाला दिया, आप क्या समझ रहे हैं, खान साहब ओके कर देंगे, खान साहब कहेंगे हाँ जी बिल्कुल जो होगा वो होगा, या आपको लगता है कि कुछ अच्छा मतलब वो कुछ कर भी दें तो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं करता। मैं तो हैरान हूं। यही तो बात करेंगे वो नियाजी साहब, खान साहब यही तो बात करेंगे कि IMF से कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा तो मैं कोई कमिटमेंट करूंगा ना आपसे। नहीं, मैं कह रहा हूं जी कि बात ये कि एक जनरल एक्सरसाइज है, वो लोग मिलते हैं, सर्वे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आपके चांसेस हैं। उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब ने जो सबको बता रहे हैं कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, मेरी पार्टी इलेक्शन में नहीं है, मेरे पास औकात है, वक्त अपना जाया ना करें। सलीम साफी साहब, आप भी समझते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? आपको लगता है कि अगर ये चीजें या पॉइंट ऑफ कंसर्न्स कुछ उठाते हैं खान साहब तो उससे, जैसे मजिद साहब कह रहे हैं कि कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, एक तो आज वो पीपल्स पार्टी के बहुत से भी मिले हैं, हालांकि पीपल्स पार्टी मौजूदा कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, और बाकी लोगों से भी मिलेंगे। ये सिर्फ उनकी अपनी एक एजुकेशन के लिए शायद वो ये कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में अब हर कोई समझता है कि अगर कंटिन्यूटी का या रियासत से बाहर के इदारों से या ममालिक के साथ किए गए माहिदों पे लॉन्ग टर्म के लिए अमल दरामद की कोई गारंटी देता है या दे सकता है, या वो ममालिक भी मानते हैं, तो वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मांगते हैं। और पाकिस्तानी वो कंटिन्यूटी के ज़ामिन बन सकते हैं या बाकी वो सब कुछ बन सकते हैं। अभी तक ना वो हैसियत नवाज शरीफ की है, ना जरदारी की है, ना इमरान खान की है, ना किसी और की है कि वो इस तरह के मामलात में कंटिन्यूटी की या रियासत की कमिटमेंट पे अमल दरामद की ज़मानत दे सके।
तो सर ट्रस्ट डेफिसिट का नतीजा हुआ ना कि वो अब इंडिविजुअल पार्टी से मिल रहे हैं, ना हुकूमत वक्त से मिलने को तैयार हैं, ना जॉइंट कुछ कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज इसका ये भी नहीं मतलब ना कि अगर मसलन आलमी सतह पे हम कहते हैं कि भाई अमेरिका एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है और उसका एक कलीदी रोल है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी ममालिक की कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं, इसके बावजूद रूस की अपनी हैसियत है, ईरान की अपनी हैसियत है, और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में अमेरिका जैसी ताकत भी अपने मकासद 100% हासिल नहीं कर सकी, तो पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशरी की अपनी एक से है, इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों और उनके लीडरों की अपनी एक से है, और बाकी की, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई क़ुव्वत है पाकिस्तान में, वो कल भी इस्टेब्लिशमेंट थी, वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट है। ओके जी, हमारी तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।